की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली है अपर्णा यादव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्वीट कर अपर्णा यादव ने ये जानकारी दी है। मुलायम सिंह यादव के साथ एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। पैर छूकर आशीर्वाद लेती हुई अपर्णा यादव इस तस्वीर में देखी जा सकती हैं। ये खुद तस्वीर अपर्णा यादव ने ट्वीट की है। तो ये तस्वीर जहां काफी मायने रखती है, क्योंकि जब अपर्णा यादव शामिल हुई थी भाजपा में तो अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। और अब देखिए, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तब भी वे मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंची और खुद ये ट्वीट उन्होंने ये ट्वीट की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। सबसे पहले जहां अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया पैर छूते हुए। ये उनकी तस्वीर अब सामने आई है जब बीजेपी के महिलाओं से जुड़े पोस्टर पर भी अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं। उसके बाद वे मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लेने पहुंची। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद वे मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने भी पहुंची। ये ट्वीट खुद अपर्णा यादव ने किया है और ये तस्वीर उन्होंने साझा की है। और क्या ट्वीट किया है ये भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ में पहुंची थी। उन्होंने लिखा कि लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया और ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करने पहुंची। और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये जो तस्वीर है, पहले भी मुलायम सिंह यादव ने समझाने की कोशिश की, अपर्णा नहीं समझी और उसके बाद आशीर्वाद लेने भी पहुंची है। तो क्या इससे समझे, क्या हर स्थिति में मुलायम सिंह यादव का साथ आशीर्वाद अपर्णा यादव के साथ है? देखिए, कोशिश मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को ही नहीं की, उन्होंने अखिलेश यादव को भी समझाया, शिवपाल को समझाया। जब जो संरक्षक होता है, जो पार्टी बनाता है, जो सृजन करता है, जो पिता होता है, उसकी कई भूमिका होती है। एक नेता के तौर पर भूमिका होती है, एक पिता के तौर पर भूमिका होती है और वो अपनी संतान को, अपने लोगों को चाहता है कि खुश रहे, मिलकर रहे, संयुक्त रहे, ज्वाइंट रहे। लेकिन एक बेबसी हो जाती है जब बुजुर्ग हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार नहीं मानते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से भी कहा कि मिलकर रहा जाना चाहिए, सभी मिलकर रहे। कैंट से टिकट मांग रही थी अपर्णा यादव, शायद उनको टिकट नहीं मिल रहा था समाजवादी पार्टी के तरफ से और वो पिछला चुनाव लड़ चुकी थी। उनमें राजनीतिक जिज्ञासा है, उत्सुकता है, कौतूहल है और योग्यता है, ऐसा जो राजनीति के पंडित हैं मानते हैं। तो उसी कौतूहल, उत्सुकता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर ली। जब अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती थी कि ऐसा क्या किया जाए अट्रैक्शन हो, साथ ही साथ उनके घर में सेंधमारी कैसे हो, क्योंकि अमित शाह ने ऑपरेशन समाजवादी पार्टी का जो मंत्र दिया था वो वाराणसी में, उसको लेकर बहुत सारे नेता आए थे, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से नहीं आया था। ऐसा विकेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराया था जिसकी चर्चा हो, लेकिन अपर्णा यादव की चर्चा हुई और आज वो पिता, और उन्होंने लिखा है पिता ऑब्लिक नेताजी। इस पर ध्यान देने की बात है, बिटवीन द लाइन्स। नेताजी, उनके नेताजी पहले भी थे, अभी भी थे, पिता तो है ही है, ससुर है तो पिता भी है, लेकिन जो समाजवादी जो संस्कार उन्होंने सीखा है मुलायम सिंह यादव जी से, उन्होंने जो सीखा है राजनीति में, उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। एक बात और आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव देश के ऐसे नेता हैं जिनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। आपने देखा होगा कि गांव चले गए थे, शादी समारोह में, परिवार में शादी थी, लालू यादव की बेटी की प्रस्ताव जो सांसद है मैंने उनसे, तो लालू यादव की और अखिलेश यादव के गांव मुलायम सिंह के आस ऐसे ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो नरेंद्र मोदी बहुत मानते हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी नरेंद्र मोदी की कर्मठता की पूरी प्रशंसा करते हैं, अपने पार्टी फोरम पे करते हैं, कई बार करते हैं, पार्लियामेंट में तो मुझसे कई बार कहा है मुलायम सिंह यादव इस बात बहुत कर्मठी है, नरेंद्र मोदी बहुत कर्मठी है। तो एक जो बीच का रिस्पेक्ट का भाव है, जो आपस में राजनीति का, तो इन सारी चीजों से प्रभावित होकर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। अब वो कह रही है मैं राष्ट्रवाद से प्रभावित हूँ। देखिए, अपने बहुत सारी चीजें होती हैं जो भाजपा में जाता है और राष्ट्रवाद से प्रभावित हो जाता है।
जो निकलता है वो दलित, मजलूम, वंचित, शोषित, अकलियत की उपेक्षा से निकलता है। ये जब और रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि किस नेता के पाले में क्या जा रहा है और किसके जो जुमला है वो कितना सही पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर इस तस्वीर से जो बहुत सी चीजें साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। तिलमिलाहट तो जरूर होगी। देखिए, जो तिलमिलाहट स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली और जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य हुए और हम हैं कि अवलेपन में भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए किए थे। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही थी समाजवादी पार्टी को छुआने के लिए। मौका मिलेंगे तो छुआऊंगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन अपर्णा यादव करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को यहाँ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जब मौका मिलेगा तो छुआ दूंगा, तो छुआ दिया है करके करंट लगा है। और ये सारी तस्वीरें जो आज तस्वीरें देख रही हैं, जिसके लिए आप मुझसे पूछ रही हैं, चर्चा कर रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्वीट की चर्चा हो रही है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वक्तव्य, बहुत सारे संवाद आएंगे अपर्णा यादव की तरफ से। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट दिखाएगी इनको, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये चुनाव है, राजनीति दोनों तरफ से चल रहा है, तो ऑपरेशन दोनों तरफ से चल रहा है। बिल्कुल, तो अभी तो बहुत समय है चुनाव के नतीजे आने में और उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें और ऐसे कई मौके आएंगे जिस पर हम इस तरह की चर्चा जरूर आगे भी कर पाएंगे। वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी दिग्गजों की सीटों को लेकर भी कयासों का सिलसिला खत्म होता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद आजमगढ़ छोड़कर सुरक्षित सीट का चुनाव करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ सीट को क्यों छोड़ा। मैनपुरी से चुनाव लड़। बढ़ते हैं आगे। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी दिग्गजों की सीटों को लेकर भी कयासों का सिलसिला खत्म होता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद आजमगढ़ छोड़कर सुरक्षित सीट का चुनाव करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ सीट को क्यों छोड़ा। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, जनता को सीधा संदेश। अखिलेश की तैयारी से पश्चिम विजय का प्लान, अखिलेश का खुला ऐलान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अखिलेश यादव ने ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, साथ ही उस सीट का ऐलान भी कर दिया है जिससे अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने लिए मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि मैनपुरी को चुना है। अखिलेश मैनपुरी की करल हल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इशारा भी किया कि वो इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की परंपरागत और मजबूत सीट माना जाता है। यहाँ करीब 1.5 लाख वोटर हैं। गौरतलब है, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा योगी आदित्यनाथ की सीट के ऐलान के बाद से होने लगी थी। भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही थी। मेरे चुनौती देने के बाद कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। हालांकि
पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव लड़ने से पहले उन्हें आजमगढ़ की जनता से पूछना होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश ने एक बात और कही थी कि हो सकता है वो योगी से पहले चुनाव लड़ ले, और अब ये साफ हो गया है क्योंकि जहां मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होगा। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए तेज प्रताप यादव को मैनपुरी करहल का प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। करहल की जनता उनके यहां से चुनाव लड़ने पर क्या सोचती है और लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता अर्पित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको करहल विधानसभा उन्होंने चुनी है अपने लिए, यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे जनता हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है कि अखिलेश जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता की क्या अपनी राय है। भैया क्या नाम है आपका? शशांक चतुर्वेदी। अगर अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से क्या उनको कैसी जीत मिलेगी, क्या होगा यहाँ? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जीतने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। और जो कैंडिडेट यहाँ से उतारे जाएंगे उनका फिर कैसे हो पाएगा चुनाव? यहाँ से कैंडिडेट तो है ही नहीं कोई सामने खड़े होने लायक। सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी ने भी अपना कुछ सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट, बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं उनका इतिहास अगर आप पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसी उनकी भाषा शैली है, किस तरीके के वो राजनीतिक हैं, वो आपको पता लग जाएगा। जी, और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा अगर अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा से लड़ते हैं। सर, अगर मैनपुरी की ये करहल विधानसभा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि माना तो जनपद मैनपुरी को पूर्ण को ही जाता है, मगर करेल क्योंकि एक गढ़ है, यादव बाहुल क्षेत्र भी है, और दूसरी बात 3 बार से यहाँ पर विधायक भी समाजवादी पार्टी से रहे। तो इस बार क्योंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव? ऐतिहासिक रहेगा, अभूतपूर्व रहेगा और कम से कम 80-85 हज़ार वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करहल से जीतेंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय, सौभाग्य का समय है कि हम लोगों ने यहाँ पे तय किया करहल विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का, और हम लोग सारे हिंदू मुसलमान लोग जो है मिलकर चुनाव उन्हें जिताएंगे। और आज हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे दीपावली या ईद हो। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं। तो भैया, अगर अखिलेश जी जैसे यहाँ से लड़ रहे हैं और उनका अभी तक ये आरोप था कि गोरखपुर में चले गए हैं योगी जी, अपने घर से लड़ रहे हैं, अब ये क्योंकि सपा का हमेशा से गढ़ रहा है और अभी भी गढ़ है सपा का, तो इसमें क्या अखिलेश यादव भी डर की वजह से अपने घर में आ गए? नहीं, अपने घर में कोई डर की वजह से क्यों आएगा। और ये हम लोग तो पहले से ही सारे समाजवादी ही लोग हैं, और चूँकि अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ करहल से आ गए हैं, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ से हम लोग सारे युवा लोग एकजुट होकर एक साथ सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से जीतकर आगामी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ेंगे तो बाकी जो भी अदर पार्टी से कैंडिडेट लड़ेंगे वो उनकी पूर्ण रूप जमानत जब्त होने के पूरे चांस हैं। एबीपी गंगा के लिए अर्पित चतुर्वेदी, मैनपुरी। तो करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और वहां की जनता का क्या मूड है ये भी आप देख रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। लेकिन अब जिक्र कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट का जिसमें उन्होंने जमकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक, वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां चुनाव में विशेष परिस्थितियों में ही निजी वाहनों का अधिग्रहण होगा। प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी मंडल आयुक्तों को ये निर्देश दिए हैं। चुनाव में हल्के वाहनों की आपूर्ति के लिए संयुक्त मंडलीय पुल बनेगा।
मेरठ मंडल के पुल में कानपुर और आगरा के पुल में झांसी को रखा गया है। वहीं दूसरे चरण में मुरादाबाद के पुल में जो ये पुल होगा उसमें लखनऊ को रखा गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं और खास निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके अनुसार प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी मंडल आयुक्तों को निर्देश देकर कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही ये मुमकिन होगा। उधर भाजपा के अध्यक्ष माफ कीजिएगा जेपी नड्डा आज से यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज वे आगरा और बरेली जाएंगे। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। आगरा में चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नड्डा आगरा क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। इससे पहले नड्डा राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बाद में नड्डा बरेली पहुंचेंगे और यहां बैठक के साथ ही वे डोर टू डोर कैंपेन में भी जुट जाएंगे। इसकी शुरुआत आज वे करने जा रहे हैं। तो बरेली में डोर टू डोर कैंपेन होगा। इसके अलावा आगरा में भी जहां कार्यकर्ताओं से वे मुखातिब होंगे और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नड्डा आगरा क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो जहां चुनावों में इस वक्त रैलियों पर पाबंदी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं से मिलकर और डोर टू डोर कैंपेन कर ही अपनी नीतियों को और अपने एजेंडे को इन चुनावों के लिए बीजेपी आगे बढ़ा रही है और इसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा कर रहे हैं। हालांकि कुछ उनके समय में भी परिवर्तन किया गया है उनके इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग बाकी के कार्यक्रम शुरुआती छोड़कर बाकी के कार्यक्रम तय समय पर ही होंगे। चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र का इलाका, खासकर ब्रज और रोहिलखंड में किस तरह की चुनावी तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर हैं और आज सबसे पहले वो आगरा पहुंचेंगे और आगरा के इसी प्राचीन जो राजेश्वर महादेव मंदिर है उसमें वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो 40 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ जो संगठनात्मक जो बैठक है उसका जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और इस चूंकि जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो कुल मिला के ब्रज क्षेत्र का इलाका बीजेपी के लिए कहा जाए सबसे मजबूत गढ़ है और 2017 में 65 में से 57 सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीती थी और ऐसे में एक पार्टी का एक बार फिर से जो कवायद है, कोशिश है कि यहाँ वही परफॉर्मेंस दोहराया जाए और इसके लिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। इस बार ब्रज क्षेत्र में मिशन 60+ रखा है, 65 में से 60+, तो क्या लग रहा है, पॉसिबल नजर आ रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, 60+ ही रहेंगे। सीट नेतृत्व जिस तरीके से कार्य किया है कार्य कर रहा है तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, हम लोग 60+ ही रहेंगे ब्रज क्षेत्र के अंदर। क्या लग रहा है आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कितना उत्साह? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पूरा भाजपा में ही है, पूरा ये क्षेत्र करीब 1 लाख की आबादी है यहाँ पे और पूरी भाजपा को सपोर्ट करती है और इस बात की बड़ी खुशी है, सब लोगों में लहर है। ये प्राचीन मंदिर है, आगरा का सबसे पहले मेला भी यहीं से स्टार्ट होता है और बाबा राजराजेश्वर महाबा की महिमा इतनी है कि जब 90 में अडवाणी जी यहाँ से जीत के गए तो यहाँ से कभी खाली नहीं जाता। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और बीजेपी के इस प्रचार अभियान के बाद अब बात कर लेते हैं आरएलडी की। एक बड़ी खबर लखनऊ से, आज से आरएलडी के डिजिटल प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो रही है। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में इसकी शुरुआत होगी। दोपहर 1:30 बजे अंबुज पटेल अभियान शुरू करेंगे। युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अंबुज पटेल, जो कि इस अभियान की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। तो आज से आरएलडी के डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है और आज लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी। तकरीबन 1:30 बजे दोपहर के अंबुज पटेल हैं जो कि इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अंबुज पटेल, जो आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो रैलियों की बजाय अब डिजिटली प्रचार प्रसार चुनावों में हो रहा है।